हाँ सुनिए, ये अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो एक बात जो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ में, वो बात ये थी कि जब भी कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो समय के साथ बदल रहा है, वेरी कर रहा है, तो वो बातचीत मत करिएगा, वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये हम लोगों ने कैसे देखा था? तो आपको याद होगा कि जैसे ये कोई लूप है, क्या है, लूप है, और एक मैग्नेट को अगर हम यहाँ पे रख के इसको इस लूप से दूर लेके जाते थे, चाहे इस मैग्नेट को इस लूप के करीब लेके आते थे, तो याद है इसमें करंट फ्लो करने लगता था। करंट फ्लो करने का मतलब हुआ कि चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा इसमें। और जैसे मान लो कि इसमें ढेर सारा, चलो हम लोग मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, हालांकि होता तो इसके अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ना होता है जो फ्लो करता है, लेकिन तुम मान के चलो कि ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो करने लगा, इसका मतलब हुआ कि इन पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। बोलो, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? और हम ये बात जानते हैं कि किसी भी चार्ज का फ्लो तभी होगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें या उसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा करें। जैसे मान लीजिए कि ये हाई पोटेंशियल, ये क्या है, लो पोटेंशियल है, और आप ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज में से निकलता है और नेगेटिव में जाके एंटर करता है, बोलिए ना। तो इसके बीच में अगर आप किसी चार्ज को रखिएगा तो उसका फ्लो पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव चार्ज को आपने रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, इधर भागेगा। नेगेटिव चार्ज को अगर आपने रख दिया तो नेगेटिव चार्ज किधर भागेगा, इधर भागेगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखना चाह रहे हो तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव नेगेटिव को धक्का देगा, मिला जुला के उधर जाएगा। मैं बस बताना इतना चाह रहा था कि एक चार्ज अगर रेस्ट में है और उसको अगर आपको मूव कराना है, आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना पड़ेगा, बोलिए ना। वही इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको मूव कराएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग एक मैग्नेट को नजदीक लेके जा रहे थे, चाहे मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे, हाँ फिर से सुनो, कहीं ना कहीं जब हम एक मैग्नेट को क्या कर रहे थे, नजदीक लेके जा रहे थे चाहे दूर लेके जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है इस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ होगा ना। अरे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ना वजह से इन चार्जेस पर फोर्स लगा होगा और ये लोग मूव करना शुरू किए होंगे, और चार्जेस के मूवमेंट को ही क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। तो आप बताइए कि मेरे मैग्नेट को करीब ले जाने से क्या हो रहा था, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से। क्योंकि मैग्नेट अगर यहाँ है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर 10 टेस्ला है, मैग्नेट को करीब लेके चले जाओगे तभी यहाँ 10 ही टेस्ला रहेगा, क्या कुछ 15 टेस्ला हो जाएगा, और नहीं 25 टेस्ला हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर आप यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को लगातार बदल रहे हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या करा रहे हैं, आप अगर वेरी करा रहे हैं, तो इससे इस लूप के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो गया, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस को नचाने लगेगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि इसमें करंट आया। और ये आपने पढ़ा होगा, इसको हमने कहा था फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। फैराडे लॉ तो ये बताता था कि इसके अंदर जो नेट ईएमएफ पैदा हुआ है वो माइनस ऑफ डी फाई बाई, तो कौन सा फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स ना है ये ना। तो फैराडे लॉ मैग्नीट्यूड बताता था और लेंज लॉ करंट का डायरेक्शन बताता था कि करंट कुछ इस तरीके से पैदा होगा कि वो हमेशा चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। ये सब बात याद आ रही है? अरे बोलिए, ठीक है। तो यही चीज देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी लूप में आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिएगा तो उस लूप में क्या पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एक मैक्सवेल नाम के आदमी थे,
उन्होंने कहा कि तब इसका मतलब उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए का मतलब हुआ कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो इसको प्रूव करके बताओ। पहले देख लीजिए उन्होंने क्या बोला। एंड ऑल्सो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज प्रोपोज्ड बाय क्या, ये मैक्सवेल ने बताया था कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो लोगों ने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया। किसमें मॉडिफिकेशन किया? एम्पियर्स सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन किया। अब आप याद करिए कि आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पता है क्या था ये। जैसे चलो ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं गॉस लॉ को और एम्पियर्स सर्किटल लॉ को। प्लस में Q1 माइनस में Q2 प्लस में Q3 माइनस में Q4 प्लस में क्या Q5। अब इसमें से कुछ चार्जेस को हमको बंद करना होता था। कुछ चार्जेस को बंद करते हैं एक क्लोज्ड सरफेस है जिसको बोला जाता था तुमको याद आया ये सब? गॉसियन सरफेस। अरे बोलो ना। उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पर छोटा सा सरफेस एरिया ds लेते थे और फिर चेक करते थे इन सब की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए कितना आ गया, E आ गया, बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो हम लोग लिखा करते थे नेट फ्लक्स जो कि हुआ करता था E डॉट ds, याद आया ये सब, इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाई क्या, और Q एनक्लोज्ड में कौन आएगा, तो सिर्फ Q1 माइनस Q2 और Q3 आएगा। हम बस वही चीज यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हुआ करता गॉसेस लॉ। एक आया था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो गॉसेस लॉ में चार्जेस होती थी, एम्पियर सर्किटल लॉ में करंट्स होती थी। अब मान लीजिए एक करंट बाहर की तरफ आ रहा है I1, एक अंदर की तरफ जा रहा है I2, एक बाहर की तरफ आ रहा है I3, एक अंदर की तरफ जा रहा है I4, एक बाहर की तरफ आ रहा है I5। अब इसमें हम चार्जेस को एक सरफेस से बंद करते थे, इसमें हम करंट्स को एक लूप से घेरते हैं। बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो याद आ रहा है। लूप से घेरते हैं। बाबू ये सरफेस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा और ये लूप कैसा होगा, ये 2 डायमेंशनल हो सकता है। ठीक है, अब बताइए हम लोग क्या करते थे, इसमें एक छोटा सा सरफेस एरिया लिए थे, इसमें हमको एक छोटा सा लेंथ न लेना पड़ेगा। अरे सरफेस का एरिया होता है लेकिन लूप का लेंथ होता है। तो छोटा सा लेंथ हम लोगों ने क्या ले लिया बताइए, dl। तो इसमें ds था, इसमें dl आता था। इसमें हम सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे, इसमें हम सारे करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, याद है। अब देखिए बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस उसमें E था, इसमें B आएगा। डॉट तो इसमें भी, उसमें ds में dl इज इक्वल्स टू, उसमें था चार्ज इनक्लोज्ड, इसमें आएगा करंट इनक्लोज्ड, अंदर में बंद करंट, और करंट इनक्लोज्ड में होगा I1, I2 और I3। तो I1 को प्लस साइन के साथ लिखोगे तो I2 को माइनस साइन के साथ लिखना, और फिर I3 को प्लस साइन के साथ लिखना। ठीक है, लेकिन मैंने कहा है कि जिस सिमिलर टाइप के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है, म्यू नॉट कहाँ आता है, ऊपर आता है। अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर तो म्यू नॉट कहाँ आएगा, अभी देखो एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट कहाँ जाएगा। यही तो था तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ। The closed integration of B dot dl is equal to mu naught times I enclosed। अब मैक्सवेल नाम के आदमी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने पाया कि ये जो लॉ है ये हर जगह वैलिड नहीं हो। ये गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, लेकिन वो लॉ कहीं कहीं वैलिड नहीं रह रहा है। अरे बोलो ना, कहीं वैलिड रह रहा है तो कहीं नहीं रह रहा है। तो मान लीजिए जैसे मैं बताऊंगा ना, यार क्या बात करते हो तुम, बीच में टोक रहा है, समय आने पर बताऊंगा। ठीक है, तुम्हारे जैसे आदमी है कि दाल चावल सब्जी में दही दही चिल्लाता है, तो दही के लिए दही मिलता है लास्ट में, ये बात तुमको पता होना चाहिए, समझ रहे हो। आराम से खाओ, हवाने की क्या जरूरत है, बताऊंगा मैं कैसे। तो आप बताइए कि अगर इसमें इनकंसिस्टेंसी है, इसमें क्या है, इनकंसिस्टेंसी है, तो कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं। तो ये मॉडिफिकेशन मैक्सवेल ने किया और उसके बाद ही उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दिया। तो आइए सबसे पहले हम वो मॉडिफिकेशन देखते हैं, और उससे पहले भी हम देखते हैं कि इनकंसिस्टेंसी आखिर उनको दिखी कैसे। तो उन्होंने क्या किया कि एक कैपेसिटर लिया। अब कैपेसिटर के जो 2 प्लेट्स हैं वो सर्कुलर हैं। कैसे हैं, अरे प्लेट्स ही लेना है ना, जरूरी थोड़ा है कि प्लेट हम हमेशा रेक्टेंगुलर ही लेंगे। प्लेट सर्कुलर नहीं होता है क्या, हम लोग जो खाना खाते हैं वो प्लेट कैसा होता है,
तो सर्कुलर ही तो होता है वो। अरे बोलो, रेक्टेंगुलर प्लेट में कौन खाना खाता है? तो प्लेट है दही वाला। तुम लोग देखो, ट्रैक पर से मत उतरो अभी। द टू प्लेट्स आर कैसे? सर्कुलर। और चलिए प्लेट का एरिया हम अपने से कितना मान लेते हैं? ए मान ले। अब सुनो क्या हुआ। हुआ ये कि मैक्सवेल ने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया। अब इस पॉइंट पे उनको निकालना था मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। तुमको याद है हम लोगों ने इसको क्या कहा था? इसको हम लोगों ने कहा था एम्पीरियन लूप कहा था। वो गॉसियन सरफेस था या एम्पीरियन लूप था? एम्पीरियन लूप से हम कुछ चार्ज को कुछ करंट को घेरते हैं, बांधते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए आपको कुछ करंट को बंद करना पड़ेगा ना। बहुत आसानी से हम इस तरीके से एम्पीरियन लूप ड्रॉ करके इस करंट को हमने क्या कर दिया। नहीं, एक मिनट रुकिएगा। ये अभी पूरी तरीके से चार्ज नहीं हुआ है, अभी ये चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? और इसको चार्ज कौन कर रहा है? ये करंट ही फ्लो करके इसको चार्ज कर रहा है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज इसमें से निकल के इसमें जा रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो यहां क्या पैदा होगा? नेगेटिव पैदा होगा। अरे यार, मान लो कहीं कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। अभी जीरो में से हमने कहा किया कि 3 कूलम चार्ज निकाल दिया, तो कितना मिल जाएगा? -3 कूलम मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पॉजिटिव इधर से निकल रहा है तो इधर नेगेटिव बढ़ेगा, और वो पॉजिटिव इधर आके जमा हो रहा है तो इधर पॉजिटिव बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ रहा है। किसकी वजह से? तो इस करंट की वजह से। यानी चार्ज जो है वो वेरिएबल है अभी। क्या बोलते हो? तो क्या किया हमने? एम्पीरियन लूप ड्रॉ करके इस करंट को बंद कर दिया। अब उसके बाद हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताइए? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एन क्लोज्ड। आई एन क्लोज्ड में आई एन है। अब एक बात बताइए, आई की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, बोलिए। म्यू नॉट की भी वैल्यू होती है। इधर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ गुना भाग में चीजें आएंगी, उनको हम उधर भेजेंगे तो मिला जुला के कुछ तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अरे सॉल्यूशन में हमको कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना। तो मान लीजिए वो मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला आ गया। अभी हम सॉल्व कर नहीं रहे हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे तो कुछ तो आएगा 10 टेस्ला। अब चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है कि नहीं, उन्होंने एक कंपास लिया। वो एक ऐसा कंपास जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता हो। उस कंपास को जब उन्होंने यहाँ रखा तो देखा जा सही में 10 टेस्ला आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे एम्पियर्स सर्किटल लॉ कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है। अब उन्होंने सोचा कि थोड़ा यहाँ पर भी चेक करके देख लेते हैं। क्या बोलते हो? कहाँ पर चेक करके देख लें? यहाँ पर। तो यहाँ पर चेक करने के लिए आपको एक एम्पीरियन लूप तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना। अब जब आप यहाँ एम्पीरियन लूप ड्रॉ करिएगा, आप बताइए आई एनक्लोज कितना? आई एनक्लोज कितना? बहुत बढ़िया। यानी अब हम इसकी जगह पे लिखने जा रहे हैं कितना बताइए? अब एक बात आप बता दीजिए कि अगर एक बार इधर 0 आ गया तो ये पूरा कितना? इधर कुछ भी करोगे चीजें गुना भाग में ही आएंगी। अब उसको कुछ भी करके भेजोगे सब जाके उधर क्या होती जाएंगी? यानी कभी भी बी की वैल्यू नॉन जीरो नहीं होगी। बी हमेशा कितना होगा? जब उधर में 0 हो गया और इधर की चीजों को उधर भेजते जाएंगे सब 0 होता जाएगा। यानी बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना? यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए? क्योंकि आई एनक्लोज कितना है? 0 है। मैग्नेटिक फील्ड भी जब कंपास लेके जाके चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है जितना यहाँ था। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि यहां पर एम्पियर्स सर्किटल लॉ कंसिस्टेंट नहीं है। अरे बोलो, आई एनक्लोज्ड के 0 होने के बावजूद भी अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं है। बोलिए। तो अब उन्होंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए? एम्पियर सर्किटल लॉ कोई मामूली चीज तो है कि नहीं कि एकदम उसको हम इनवैलिड ही कर दें। अरे कहीं कहीं तो वैलिड हो रहा है ना। मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो उसके लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए, ठीक है। और उस कैलकुलेशन के बाद एक अजम्पशन लिया। आइए देखते हैं वो कैलकुलेशन क्या था। सबसे पहले इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है बताइए? आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। चार्ज के मूवमेंट की वजह से ये करंट आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज अभी कितना है? क्यू। और यहाँ पर कितना है? -Q है। बहुत बढ़िया। अब आप ये भी जानते हैं
कि कैपेसिटर के बीच में यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इधर होगा। याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर भागेगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी उधर ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है, उसकी तरफ जाता है। नहीं ना समझ में आया? उसकी तरफ जाता है। अब क्या है ना कि कैपेसिटर के केस में जो दो प्लेट्स होती है ना, उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम रखा जाता है, जिसकी वजह से किसी भी पॉइंट के लिए एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट की तरह बिहेव करेगा। एकदम हम नजदीक जाके देखें तो इस पॉइंट के लिए ये सरफेस कैसा है? इनफाइनाइटली लार्ज है। और इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, उसकी वजह से बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सिग्मा बाई नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी देखो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज हो रहा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई A, और 2 इंटू कितना? एप्सिलॉन। तो कोई बात नहीं है, मान लिया जाए इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो जाहिर सी बात है इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगी। हाँ, हम लोग एरिया कितना ले रहे हैं? A ले रहे हैं, नहीं बोलिएगा, A ले रहे हैं। चलिए, तो आप बताइए कि इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज डेंसिटी दोनों पे तो सेम ही ना है। हाँ, इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी तरफ होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, जिसमें सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q बाई क्या? A। अब आप बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, मिला जुला के सिग्मा बाई, और सिग्मा की वैल्यू Q बाई क्या? A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गई। और ये चीज हम लोगों ने कैपेसिटर में प्रूव भी किया है। इवन ये रेकमेंडेड है कि आप इस चीज को याद रखिए कि कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। सही है ये? हाँ। अब देखिए उन्होंने क्या किया, यहां पर एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जाहिर सी बात है इस लूप से होके क्रॉस करेगा। अरे हर जगह ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्योंकि इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कैसा आता है? तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस लूप को क्रॉस कर रहा है। बोलो। तब उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग फ्लक्स निकालते हैं थोड़ा। क्या निकालते हैं आप बताइए? फ्लक्स। और कौन सा फ्लक्स होगा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो इसीलिए मैंने ई से दिखा दिया है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ds का इंटीग्रेशन। लेकिन ऐसा तब होता है जब या तो सरफेस कर्व्ड हो, बोलो, और ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, तब हम ई डॉट ds का इंटीग्रेशन लेते हैं। अगर सरफेस फ्लैट हो तो तुम बताओ ना, ये जो एम्पीरियन लूप तुमने लिया है ये फ्लैट सरफेस ही ना है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो तो उस केस में आप डायरेक्ट ई डॉट एस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? ई डॉट एस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आखिर इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो अगर मान लो कि एम्पीरियन लूप कुछ ऐसा है, एम्पीरियन लूप कैसा है? एम्पीरियन लूप ऐसा है, समझ लो ऐसा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रहा है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर लीजिएगा, नहीं तो, क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। तो मैंने क्या बोला है, जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा उधर ले लेना, तो ये ले लेते हैं हम इधर की तरफ। तो बाबू एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो इधर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही की तरफ है। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? ई डॉट एस। तो इसको तोड़ा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? ई एस कॉस थीटा। तो ई की जगह पे ई रखिए, एस की जगह पे तो ए ना है, अरे सरफेस एरिया हम ए लिए हैं। कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आप लिख लीजिए Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या? ए, और ए से कट गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिला
Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सुनिए, इस इक्वेशन में जो आपको तीन टर्म्स दिखाई दे रही हैं उनमें दो टर्म्स वेरिएबल है। चार्ज वेरिएबल है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज बदलेगा ना। अरे करंट फ्लो ही कर रहा है चार्ज को बढ़ाने के लिए, तो चार्ज वेरिएबल है। और अगर चार्ज वेरिएबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल। अरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज नहीं ना पैदा किया है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरिएबल। तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये दोनों फिलहाल वेरिएबल है। बोलो ना। हाँ, तो एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा डी फाई ई बाई डी टी। अब बाबू इसको लिखा जाएगा डी क्यू बाई डी टी, और 1/एप्सिलॉन नॉट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कांस्टेंट चीज है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अब सुनिए, ये तो खैर डी फाई ई बाई डी टी तो मैंने ऐसे ही छाप दिया। ये डी क्यू बाई डी टी क्या है? ये डी क्यू बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखा हुआ है। ये हमको क्या देता है? ये तो हमको करंट देता है। अबे एक बात बताओ, हो गया, इधर देखो, इधर देखो, टाइम उधर लेट होगा। एक बात बताओ, ये जो मैंने सारा कैलकुलेशन किया है ये मैंने कहाँ किया है? ये सारा कैलकुलेशन तो मैंने यहाँ ना किया है। और यहाँ से होकर कोई करंट जा रहा है क्या? यहाँ से होकर तो कोई करंट जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस कैलकुलेशन में एक करंट टाइप का चीज आ गया। ये डी क्यू बाई डी टी करंट ही है। तो इसका मतलब हुआ ना कि आज के बाद से अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहां भी करंट फ्लो कर रहा है। ये अब हम मान के चलेंगे। सुन रहे हो? हम मान के चलेंगे कि यहां भी करंट फ्लो कर रहा है। और बाबू उस करंट को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला जाता है? क्योंकि ये वाला जो सारा कैलकुलेशन था वो इस हिस्से के लिए ना था, और कैलकुलेशन के दौरान देखो एक करंट टाइप का चीज आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस हिस्से में भी करंट फ्लो, ये कोई एक्चुअल करंट नहीं है, लेकिन हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि यहां पर भी करंट है। बोलो बाबू, तो बताओ अब हम इसकी जगह पे क्या लिख दें? आईडी लिख दें, और नीचे में क्या रहेगा? एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी, इतना हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी, इतना करके हो जाएगा। अब जो है इसे देखो क्या प्रूफ होता है। ये जो करंट है वो किसने पैदा किया है? करंट किसने पैदा किया है? करंट किस वजह से पैदा हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ना यहां पर करंट हम लोग मान रहे हैं। अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों चेंज हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने की वजह से। समझे नहीं तुम? अरे जो उल्टा समझते हैं हम लोग। हो क्या रहा है कि चार्ज बदल रहा है। क्या बदल रहा है? तो चार्ज बदल रहा है तो इसके अंदर का, रुको रुको पहले बताओ क्या बदल रहा है? अगर चार्ज बदल रहा है तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। चार्ज ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा। बोलो जल्दी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा तो करंट पैदा होगा। नहीं ना समझे? और अगर करंट पैदा हुआ तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। कोई भी करंट क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए अल्टीमेट रिजल्ट के रूप में हमको क्या मिला कि अगर ई वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। फिर से बताऊं? फिर से बताऊं? सुनो सुनो, इस करंट, ये वाला जो करंट है, ये वाला करंट, इसको बोला जाता है कंडक्शन करंट। क्या कहते हैं?
ये चार्ज के फ्लो, और चार्ज के फ्लो को कंडक्शन बोला जाता है। चार्ज के फ्लो की वजह से आया है ये करंट। तो बाबू यहां से लेकर यहां तक तो कंडक्शन करंट है, ये एक्चुअल करंट भी है, यहाँ छुओगे तो झटका भी लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक तो करंट नहीं ना था, अब तक तो हमको ऐसा ही लगता था। तो इस करंट की वजह से ही चार्ज बदलेगा, चार्ज बदलेगा तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या पैदा हो गया, वहां डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। और करंट हमने पढ़ा है पूरे मैग्नेटिज्म में, हमने यही पढ़ा है कि करंट कौन पैदा करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, है कि नहीं? तो अगर करंट पैदा हो गया तो ये क्या पैदा कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब इसकी वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसीलिए जब मैक्सवेल यहां पर कंपास लेके जाते थे तो उसमें उनको वो डिफ्लेक्शन दिखाई देता था, तो उन्होंने माना कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। देखो बाबू रे, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ का कंडक्शन करंट है, लेकिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ का डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये उन्होंने कहा। क्लियर है? तो क्या ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है? बोलो ना। तो सुनो, अब वापस अगर हम आ जाए यहाँ पर, तो हमने क्या सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और फिर ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यानी दोनों बदल बदल के एक दूसरे को पैदा कर लेता है, दोनों बदल बदल के एक दूसरे को पैदा कर लेता है, और यही से पैदा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं। अब सुनो, इलेक्ट्रिक करंट अब हम दो टाइप का पढ़ लिए। पहला कौन सा है, कंडक्शन करंट, और दूसरा कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। कंडक्शन करंट की वजह है चार्ज का मूव करना, चार्ज मूव करेगा उसको कंडक्शन करंट बोलेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड का बदलना। फॉर्मूले की बात करें तो बाबू कंडक्शन करंट जो होगा वो होगा dq बाई dt, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d फाई e बाई dt। इज इट क्लियर? चलिए, बोलता है डिस्प्लेसमेंट करंट भी उसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जिस टाइप से कंडक्शन करंट पैदा करता है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, अब प्रॉपर्टीज बोला है तो आर ना होना चाहिए, आर सेम एज कंडक्शन करंट, प्रॉपर्टी में दोनों सेम होता है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो कौन सा करंट पैदा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा नहीं होगा। देन देयर विल बी ओनली कौन सा करंट, कंडक्शन करंट। बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, देयर कैन बी बोथ कंडक्शन करंट एंड क्या, कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो वहां कंडक्शन करंट भी होगा और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। और अगर हमको नेट करंट चाहिए होगा तो हमको दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। आइए समझते हैं कि ऐसी स्थिति हमको कब मिल सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं और हमने स्विच ऑन किया, तो इसमें करंट फ्लो होगा, बोलो करंट फ्लो होगा। तो यहां से लेकर यहां तक तो कंडक्शन करंट फ्लो करेगा, यहां से लेकर यहां तक कंडक्शन करंट फ्लो करेगा, यहां से यहां तक क्या फ्लो करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा। अब इसी में हमने क्या किया कि एक और सर्किट लगा दिया, एक और सर्किट कुछ इस टाइप से, ऐसा हमने यहां पर ऐसे लगा दिया और इसको भी ऑन कर दिया। तो इसमें तो बाबू रे कंडक्शन करंट ही ना फ्लो करेगा। हमको यहां पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको क्या करना होगा, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा। नहीं समझ में आया ना? अब जब हम लोग लिखेंगे बी डॉट, क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, हम आई इनक्लोज लिखेंगे, तो आप बताइए हम कौन सा करंट लिखेंगे। इस ब्लू कलर वाले सर्किट में फ्लो करने वाला खाली कंडक्शन करंट आईसी लिख दें, अच्छा, कि इस हरे कलर का डिस्प्लेसमेंट करंट लिख दे जो कि इस बड़े वाले सर्किट के लिए फ्लो कर रहा था। आगे दोनों को मिला के लिखेंगे, दोनों को मिला के ना लिखेंगे, हमको लिखना होगा आईसी प्लस क्या, हाँ। तो क्यों नहीं वैलिड हो रहा था एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट करंट का जिक्र नहीं था। मैक्सवेल ने बस इसी का जिक्र करके
इसको मॉडिफाई करके हर जगह के लिए वैलिड करा दिया। क्लियर है? बोलो जल्दी। चलो ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ, जो कि होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस क्या, आई डी, आई सी प्लस आई डी। ठीक, देखो लास्ट के दो बेंच में अगर कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि अगल बगल वाले लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप आगे आ जाइए तुरंत अभी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ना चाह रहे हैं, जल्दी से आगे आ जाओ। ठीक है? ठीक है, तो रहो वहीं पे। अब मैं नहीं चाहता हूं कि गेहूं के साथ घुन पिसा जाए, अब बाद में तुम हमको बोलो कि हम तो बात सर नहीं कर रहे थे। द इक्वेशन शोज, ये इक्वेशन आपको बता रहा है दैट, अच्छा हाँ रुकिए एक सेकेंड, रुकिए एक मिनट, अभी हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। एक काम करिए, बी डॉट डी एल को आप वैसे ही रहने दीजिए, म्यू नॉट को कहाँ भेजिए, अंदर भेजिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू क्या, ऐसा आई सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू, और आई डी की जगह पे हमने क्या पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी, कुछ ऐसा पढ़ा है, बोलो पढ़ा है ना हमने ऐसा। अब हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन पढ़ा था, 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये 1/μ नॉट इंटू कितना, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/c स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो क्या हम इस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/c स्क्वायर लिख दें? तो बताइए, ये हो गया आपका बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस 1/c स्क्वायर। अच्छा एक और बात है, एक और बात है, ये क्या है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लिखेंगे तो ई डॉट डी एस लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अरे यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस ही ना होगा, और नीचे में फिर क्या है बताइए, डी टी है। हाँ, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो इस एकलौते इक्वेशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिख रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको स्पीड ऑफ लाइट भी दिख रहा है। तो इस इक्वेशन से यह बात प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट तीनों आपस में रिलेटेड है, और रिलेशन तो आपको दिखाई दे ही रहा है। अरे बोलिए ना। हाँ, तो मैक्सवेल का यही इक्वेशन आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थियरी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बना, जिसमें यह पता चला कि लाइट कुछ और नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। यानी लाइट जब ट्रेवल करता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रेवल करता है। बोलो, तो यही चीज लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन शोज दैट, ये इक्वेशन हमको क्या दिखाता है कि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। मैग्नेटिज्म क्या, इलेक्ट्रिसिटी, अब ये सब इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ा जाता है, एंड ऑप्टिक्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, मैक्सवेल प्रपोजल, मैक्सवेल ने ये जो प्रपोजल्स दिए थे, आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मैक्सवेल के इक्वेशंस, मैक्सवेल ने 4 डिफरेंट इक्वेशंस को इकट्ठा किया, जिनमें उनका अपना कोई इक्वेशन नहीं था, बस उन्होंने इकट्ठा किया, तो उनको उन सारे इक्वेशंस को उसके नाम से जाना जाता है। जिसमें पहला था ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पढ़े हैं ना हम लोग। दूसरा था बी डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना, 0, और ये है बाबू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब सुनो, मैं आपको याद दिलाता हूं, ये एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है फाई ई नेट। अरे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या लिखा हुआ है, ये बाबू नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ने लिखा हुआ है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होके नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना गुजरता है, 0। ये हमने 2 बार देखा है। क्यों?
मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि उसको हमेशा क्लोज्ड लूप बनाना है। तो किसी सरफेस से अगर 10 गो निकलेगा ना, कंफर्म है कि 10 गो को वापस भी आना है, तब ना क्लोज्ड लूप बनेगा। इसी फैक्ट की वजह से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज कितना होता है? तो ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सही। चलिए अगला है E डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। किसी को याद आ रहा है ये आपने कहां देखा है? कहां देखा है? कौन सा लॉ देख के तुम लोग बता रहा है? लेंज एंड फैराडे लॉ देख के बता रहे तुम लोग? ठीक है, सुनो सुनो, मैं याद दिलाता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक इक्वेशन पढ़ा है जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं क्या बताऊं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने कहा था। ये कई सारे प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व करता है। देखते हैं कितने लोगों को वो इक्वेशन याद है। बोलो। डी भी बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। याद है? याद है? तो ये डी भी क्या है? किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिनके बीच का सेपरेशन कितना है? डी आर। थोड़े हरे डी आर है। कोई भी दो पॉइंट जिनके बीच का सेपरेशन, ठीक है, जिनके बीच का सेपरेशन कितना है? डी आर है। उन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो मिलता है हमको ई डॉट डी आर करके। हाँ, माइनस साइन बताता है कि वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमने एक लूप ले लिया, हमने क्या ले लिया बताओ? लूप ले लिया। शांत रहो। क्या ले लिया? अब इस लूप में अगर हम दो पॉइंट यहां कंसीडर करें, नहीं ना समझे तुम? दो पॉइंट कंसीडर करें जिनके बीच का सेपरेशन हम डी आर ना लेके डीएल ले लें। अरे बोलो तो बताओ हमको ई डॉट डीएल क्या देगा? अरे ई डॉट डीएल हमको क्या देगा? इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देगा कि नहीं? इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज देगा कि नहीं? और वोल्टेज को हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं कभी कभी। तो आप बताइए कि इसको इंटीग्रेट करने का क्या मतलब हुआ इन अ क्लोज्ड लूप? इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ कि जितना छोटा छोटा पोटेंशियल डिफरेंस है सबको जोड़ दिया जाए। रे तो जब सारा छोटा छोटा पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दोगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल जाएगा। और नेट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ ऑफ द लूप भी कहते हैं। तब मिला जुला कि ये कुछ और नहीं, ये लिखा हुआ है ईएमएफ ऑफ द लूप। मैं उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं क्योंकि माइनस साइन मैंने कंसीडर नहीं किया है। हे भगवान, तो ये जो तुमको क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? ये ईएमएफ लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है, फैराडेज एंड लेंज लॉ में हमने पढ़ा है कि ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो यहां कौन सा फाई, कौन सा फ्लक्स? माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से ना ईएमएफ पैदा होता था। तो ये कुछ और नहीं, ये आपका फैराडेज एंड लेंजेस लॉ है, ठीक है। अगला जो अभी अभी उन्होंने बताया, क्या बताया? कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अरे मतलब इसको अभी इतना काम हम नहीं करना चाहोगे तो बस ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस क्या? आई डी। जब नहीं समझ में आया, अरे उसी में म्यू नॉट को अंदर भेज के और आईडी को तोड़ोगे ना एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा। अरे है कि नहीं? तो ये कौन सा लॉ है? अगर यही बस आप आईडी नहीं लिखिएगा तो ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ होता है। लेकिन आईडी अगर आप लिख दीजिएगा तो इसको बोला जाएगा मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। देखो छोटा सा मॉडिफिकेशन किया, अपना नाम वो आगे लगा दिया, है कि नहीं? ऐसा है। देख लीजिए सारा आपके पेपर में लिखा हुआ है। अरे ये 2 पेज का चैप्टर है, ठीक है, आगे बढ़ो। मैंने मेन चीज इतना ही है, बाकी बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टी देखना है। तो आगे बढ़े। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या वेव्स? तो कह रहा है कि कपल्ड टाइम वेरिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। तू काहे नहीं ध्यान दे रहा है? तुमसे मैं बात करना चाहता हूं। हाँ, तुम ध्यान दे रहा है तो तुम बताओ, तुम काहे नहीं ध्यान दे रहा है? कहने से पहले मैं क्या कह रहा था? प्रॉपर्टी पढ़ना है। कपल्ड, कपल्ड का मतलब क्या हुआ? जोड़ा में अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, माने समय के साथ किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है और जोड़ा में वेरी कर रहा है, एक साथ वेरी कर रहा है, तो वही दैट प्रोपगेट्स इन क्या, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन अगर आगे बढ़ भी रहा है तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता कुछ ऐसा है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है, सुनो सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है लाइट टाइप की चीज, जैसे एक्सरे हो गया, चाहे पिछले चैप्टर हम लोग गामा रेज नहीं पढ़ रहे थे, वो हो गया, इंफ्रारेड हो गया, मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हो गया, विजिबल लाइट हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड, ये सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स यहाँ पड़ा है, जैसे ये बल्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही ना सोर्स है, तो इसमें से अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा तो आप जानते हैं कि वेव्स के साथ कुछ ना कुछ है जो ऑसिलेट तो करता है। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो ऑसिलेशन किसका हो रहा है? मेरे हाथ के सारे पार्टिकल्स का ऑसिलेशन हो रहा है। वेव निकल के इधर भाग रहा है और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे ऐसे करके हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं होता है, उसमें ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। समझ रहे हो? अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन को अगर हम एक्स एक्सिस मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा इस डायरेक्शन में, वाई में तो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि जेड में। यानी प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब हुआ मूवमेंट का मूवमेंट, प्रोपगेशन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। एक एक्स होगा तो दूसरा वाई होगा तो तीसरा जेड होगा। आप समझ रहे हैं? वेव अगर इधर जा रहा है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगा। ये कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है? अरे तो ये वाई में ना हो रहा है, वाई में ना ऊपर नीचे कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन इस तरीके से होगा, तो ये जेड में हो रहा है, ऐसा होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ध्यान से अगर किसी एक पॉइंट को देखें, चलिए इसी पॉइंट को देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ, जीरो हुआ, नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ, जीरो हुआ, पॉजिटिव, ऐसा हो रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है? आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं। अरे बोलिए ना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी देखिए, मैक्सिमम हुआ, जीरो हुआ, नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ, जीरो हुआ, पॉजिटिव में मैक्सिमम हुआ, जीरो। इसी को ना ऑसिलेशन बोला जाता है। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स का, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ निकल के आगे बढ़ रहा है। बताइए, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर लगातार आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है जो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये रेड कलर का भी स्ट्रक्चर आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है क्या? ये आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है? तो ये किस चीज का ऑसिलेशन है? ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है, वो भी आगे बढ़ रहा है कि नहीं? बोलो ना। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि आगे बढ़ रहा है। एक बात और है, आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक्स एक्सिस में हो रहा है अगर प्रोपगेशन, चीजें अगर एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। देखो, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है जेड एक्सिस में। ठीक है, क्लियर है? इसी का स्क्रीनशॉट ले तो ऐसा हमको दिखे, मतलब इसमें मूव कर रहा है, उसमें मैं रुका हुआ दिखा रहा हूं। रुका हुआ एक्चुअली होता नहीं है ये ना, कुछ चीजों को समझने के लिए। तो वो चीज ये है कि प्रोपगेशन का डायरेक्शन हमेशा होता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। किधर होता है? आप किसी भी जगह पे ई क्रॉस बी करके देखिए, आपको हमेशा प्रोपगेशन का डायरेक्शन मिल जाएगा।
चलिए हम कोई एक जगह चूज करते हैं, चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड में है। नहीं ना समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई में। अच्छा चलिए हमारे लिए जेड ये ना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड में। तो थोड़ा ई क्रॉस भी करिए ना। ई है ऊपर, इधर आया है, यानी ये है प्रोपगेशन का डायरेक्शन। अरे तुम कहीं भी ई क्रॉस भी करके देख लेना, अंगूठा हमेशा किसके डायरेक्शन में आएगा? प्रोपगेशन के डायरेक्शन में आएगा। चलो यहाँ देख लिया। अभी थोड़ा हम लोग यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नीचे है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अब मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में ना है। और बताइए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस किधर होगा? इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है। जाए अंगूठा कहाँ गया? एक बार फिर से प्रोपगेशन के डायरेक्शन में नहीं आ गया। तो ये बात याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव किधर होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी होता है। सही है? ठीक है, आगे बढ़े। बताइए 15 में पूछा, 17 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में भूला गया तो 23 में पूछेगा। किधर होता है? पैरेलल टू ई क्रॉस बी होता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने तुमसे कहा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, क्या करे? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एमिट करता है। याद है? तो यही एकमात्र तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करने का, इसके अलावा और कोई तरीका ना। हाँ, एक्सेलरेशन कराने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कराना तो आपको एक्सेलरेशन पड़ेगी। बिना चार्ज को एक्सेलरेट कराए हुए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा, आपका मोबाइल का जो सर्किट होता है ना, उसमें भी, अब हालांकि इस साल के सिलेबस हटा दिया है एलसी ऑसिलेशन, लेकिन हमको पढ़ना होता है कि एक ऐसा सर्किट बनाया जाता है जिस सर्किट में चार्ज को लगातार क्या किया जाता है? कभी इधर से भेजा जाता है, कभी इधर से, तो इसको ऑसिलेशन ही ना बोलोगे। और जब भी चीजें ऑसिलेट करेंगी हर इंस्टेंट पर उनके पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ऑसिलेशन में या तो स्पीड बढ़ रहा होता है ना तो स्पीड घट रहा होता है। जैसे एक सिंपल पेंडुलम को यहाँ छोड़ा जाए तो जब वो इधर जा रहा है स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर क्या होने लगा? घटते घटते जीरो। बोलो ना, फिर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते। हर इंस्टेंट पर बताइए स्पीड बदल रही है कि नहीं? यानी हर इंस्टेंट पर इसके पास एक्सेलरेशन होगा, यानी हर इंस्टेंट पर इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता रहेगा। तो आप किसी चार्ज को लेकर उसको क्या करते रहिए? आप उसको ऑसिलेट कराते रहिए। चार्ज लेके आप क्या करते रहिए? ऑसिलेट कराते रहिए, उसमें से हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता रहेगा। बोलो ना। तो ये बात देखो कहा जा रहा है। अगला बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना? तो बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होगी जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। जैसे एक चार्ज को मैं अपने हाथ में लेके और 1 सेकंड में 100 बार ऑसिलेट करा दूं तो मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 100 हर्ट्ज हो गई। तो इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज ही होगी। नहीं समझ में आया? तो वेव की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो ऑसिलेटर यानी कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये बात है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सुनो, 2 टाइप का वेव होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। तो जब भी वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करे और जो भी चीज है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट करे, अरे बोलो, इसको बोला जाता है कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। लेकिन जब भी कोई वेव प्रोपगेट करे और जो पार्टिकल्स हैं उनका ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में हो, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का भी ऑसिलेशन हो, इसको बोला जाता है कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है इसको। वेव ऑन स्ट्रिंग कैसा वेव है बताओ? लॉन्गिट्यूडिनल है। रे वेव निकल के किधर जा रहा है? इधर। वेव निकल के इधर ना गया, एक रस्सी लो और इसे कर दो तो कहां जाएगा? तो वेव निकल के किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल का ऑसिलेशन
तो वेव ऑन स्ट्रिंग जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन जब साउंड वेव की बात की जाएगी ना, तो साउंड निकल के ऐसा सीधा जा रहा है आपकी तरह। तो इसमें एयर का पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है। आप समझ रहे हैं? तो वेव भी जा रहा है ऐसे, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी हो रहा है ऐसे। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा वेव है? तो इसमें जिन भी चीजों का ऑसिलेशन हो रहा है वो वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ना हो रहा है, और वेव के प्रोपोगेशन के अगर परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो तो इसका मतलब हुआ वो एक ट्रांसवर्स वेव है। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। सही है? चलो अब सुनो, देखो मैंने कहा था कि जब भी कोई, मूड मत खराब करो मेरा, जब भी कोई वेव होता है वो क्या बोल रहा है? खड़ा हो जाएगा, तुम खड़े हो जाओ। क्या बोल रहा है बीच बीच में? कुछ बोल रहा है? तुम नहीं बोल रहे तो बैठो। मैंने कहा था जब भी कोई वेव मूव कर रहा होता है और इसको एक्स और उसको क्या बोला जाए वाई, तो इसका इक्वेशन होता है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा होता है। ए साइन ओमेगा टी माइनस क्या के एक्स होता है, ठीक है। जिसमें ए जो होता है आपको याद होगा ये एम्पलीट्यूड हुआ करता था, है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी चाहे 2 पाई न्यू, ये हमने वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है, ये हम लोगों ने एसी में भी पढ़ा है। और के याद है एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा कहा जाता था इसको। अरे बोलो। तो इसमें जो पार्टिकल है उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ये ना। लेकिन इस केस में देखा जाए तो कोई पार्टिकल थोड़े ऑसिलेट कर रहा है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना ऑसिलेट कर रहा है, तो हमको इक्वेशन लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। और इक्वेशन हम यही से हिंट लेके लिखेंगे, y बराबर क्या ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जब इक्वेशन लिखा जाएगा तो वो कुछ इस टाइप का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो की डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। बोलिए ए क्या हुआ करता था आपको याद है? एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहां पर हम लोग ए की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, यही ना है। अब ये जो भी हो तो उसको हम लोगों ने दिखा दिया है ई नॉट से। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। साइन था, साइन रहेगा। ब्रैकेट था, ब्रैकेट रहेगा। ओमेगा टी था, ओमेगा टी रहेगा। माइनस के एक्स था, माइनस के एक्स रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात मैग्नेटिक फील्ड की जाए, हम मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी हिसाब से नवेदी कर रहा है, बस अंतर इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। आपको नहीं दिख रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है? अरे बोलो। तो वो हम बी नॉट लिख देंगे, बाकी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो वही रहेगा। एक और बात इसमें हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं, बात यह है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? यानी जिस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा ठीक उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। जिस समय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ठीक उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। आप ये बात देख सकते हैं, देखिए मैक्सिमम एक साथ, जीरो भी एक साथ, मैक्सिमम भी एक साथ, जीरो भी एक साथ, ये समझ रहे हो? तो ये बता रहा है कि फेज डिफरेंस दोनों में कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और हम ये बात जानते हैं कि के जो है वो एंगुलर वेव नंबर है बाई लैम्डा, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई बाई। ये सब पहले का पढ़ा हुआ है रे, ये नया थोड़े बता रहा हूं मैं। और बोल रहा है कि प्रोपगेशन ऑफ वेव किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है। क्या बोलते हो? चलो, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं बस 2 मिनट रुक जाओ। एनर्जी इन, तुम लोग कल 1 बजे आएगा? कौन नहीं आएगा? नहीं नहीं यार, ये तुम लोग बदमाशी कर रहा है। कोई स्कूल नहीं है, एक दिन मैं बुला रहा हूं तुम लोग। अब एक दिन से क्या हो जाएगा? 100 रुपया? मतलब आप अपने भविष्य की कीमत 100 रुपया लगा रहे हैं, और शायद 100 रुपया भी नहीं लगा रहे हैं, हैं? 100 रुपया खर्च करने से अगर जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, पागल बनाता है।
कितने लोगों को प्रॉब्लम है? हाथ उठाइए। तुम लोग तो कहाँ का है? तुम कहाँ जाती? एजी मिशन में। कितने बजे छुट्टी होता है? 1 बजे होता है। अच्छा, तो 1 बजे होता है तो अच्छा, तुम लोग कितने बजे होता है? 1:40 में।